ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं बेयर तनाव की। बेयर तनाव जो भी साइक्लिक रिंग होंगी, साइक्लिक एलिफेटिक साइक्लोएल्केन्स हैं, उनमें ये बेयर तनाव होगा, जिसको कि एंगल स्ट्रेन भी बोला जाता है। आप इस डायग्राम जो साइक्लोएल्केन है उसमें बॉन्ड एंगल 10 डिग्री है, साइक्लोप्रोपेन के केस में 60 डिग्री है, तो 49 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। उसकी वजह से इसमें स्ट्रेन होगा और ये अनस्टेबल होगा, कम हो जाएगा। बट ऐसे अगर हम देखें तो जो स्ट्रेन है वो साइक्लोपेंटेन में साइक्लोहेक्सेन की तुलना में कम है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन में साइक्लोहेक्सेन की तुलना में कम है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपने पास में जो डाटा है उसकी हेल्प से मैं आपको बताता हूँ इसको। यहाँ ये आपके सामने कुछ डाटा लिखा हुआ है। साइक्लोप्रोपेन में जो रिंग स्ट्रेन है पर CS2 किलो कैलोरी पर मोल में वो 9.1 है, और यहाँ पर इसके केस में जो अपना साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन है, उनके केस में जो स्ट्रेन है वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, 5.8 किलो कैलोरी है, और साइक्लोहेक्सेन के केस में ये 0.1 है। तो ये तो डाटा है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डाटा है कि भाई किसमें कम है किसमें ज्यादा है। बट जो बेयर थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, वो साइक्लोपेंटेन में सबसे कम होगा। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, साइक्लोपेंटेन को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हेक्सेन होगी। सो इसको अगर हम देखें तो जो रिजल्ट है वो इसके बेयरिंग स्ट्रेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें इस टेबल से आपको पता चल रहा होगा कि जो इंटरनल एंगल है इसके केस में साइक्लोप्रोपेन में 60, फिर 90, साइक्लोपेंटेन में 108 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लगभग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बराबर है। उसमें 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो ये 108 है। तो बेयर स्ट्रेन कहता है कि जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। तो यहाँ डिफरेंस सबसे कम है, इसलिए सबसे ज्यादा इसको सबसे कम स्ट्रेन होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये तो बात हो गई इसके अकॉर्डिंग बेयर के। तो अपना प्रैक्टिकल डाटा है, जो स्ट्रेन है वो सबसे कम है वो साइक्लोहेक्सेन में। आप इस डाटा को यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर इसमें सर स्क्रीन दिखा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? यस सर। दिखेगी स्क्रीन, हाँ आपको दिख रही है ना, अभी स्क्रीन दिख रही है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि जितना ज्यादा ये एंगल का डिफरेंस होगा, 3 मेंबर वाली जो साइक्लोएल्केन है जिसको 49 डिग्री का, 4 मेंबर वाली है उसमें 90 डिग्री का इंटरनल एंगल है, डिफरेंस होगा लगभग 19 डिग्री। और 5 मेंबर वाली है उसमें इंटरनल 108 डिग्री, डिफरेंस हो गया 1 डिग्री का। तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ पर 5 मेंबर में है। ठीक है ना, 5 मेंबर में सबसे कम डिफरेंस, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि सबसे कम तनाव यहाँ पर होगा, और सबसे कम तनाव होगा तो इसको स्टेबल होना चाहिए। बट जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ये इनके जो एनर्जी वाले डाटा है उसको देख सकते हो। साइक्लोहेक्सेन के लिए जो है पर CS2 यूनिट वो 0 है,
साइक्लोहेक्सेन केस में, राइट। सो ये जो डाटा करते हैं हमारे इसको नहीं करते हैं, उस क्वेरी के डाटा को ये सपोर्ट नहीं करते। सो ये जो कमी थी, इस कमी को दूर किया साशे ने क्या कहा, उसने बताया, उसने कहा है वो बेयर ने इसको माना कि ये प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है मतलब पेपर के प्लेन में जैसे, बट ये नॉन प्लेनर होगी, ये दो तनाव रहित कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म में मिलती है। उनको उसने नाम दिया चेयर और बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कहा उसने, चेयर एंड बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन में साशे ने इनको कहा। तो इसी चेयर एंड बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उसने जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी स्टेबिलिटी को बताया था। ये जो बेस वाला था वो केवल एक स्ट्रेन था, इसके अलावा भी स्ट्रेन पॉसिबल है। एंगल स्ट्रेन उससे रिलेटेड है। सो जो मोस्ट स्टेबल है साइक्लो डिग्री होनी चाहिए, तो उससे जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा यहाँ पर। दूसरा है टॉर्सिनल स्ट्रेन। टॉर्सिनल स्ट्रेन जो होगा वो एक्लिप्सिंग बॉन्ड्स ऑन नेबरिंग एटम्स, ठीक है। जो एक्लिप्सिंग है मतलब ओवरलैप, जो नेबरिंग एटम्स में ज्यादा टॉर्सिनल स्ट्रेन होगा, और जितना वो डिफरेंस होगा उतना ही कम टॉर्सिनल स्ट्रेन होगा। स्टीरिक स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन जो होगा वो स्पेस में सेम मॉलिक्यूल्स सेम एटम्स के पास पास आने के लिए जो रिपल्सन होगा, वो जो रिपल्सिव स्ट्रेन है उसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। त्रिविमीय तनाव इसको बोल सकते हैं, उसको कोण तनाव उसको कहा जा सकता है, और टॉर्सिनल स्ट्रेन जो होगा ये सेकंड टाइप का। तो आई होप ये तीनों वर्ड आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब इसमें आप इथेन टॉर्सिनल स्ट्रेन को समझ सकते हो। इथेन में जो आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है, उस एक्लिप्स्ड एच एस दोनों एक दूसरे के पास में आ गए, ठीक है। तो उनके बीच में जो जितना होना चाहिए था उससे कम डिफरेंस उनके बीच में है, तो उनके बीच में जो टॉर्सिनल स्ट्रेन, ठीक है, उस टॉर्सिनल स्ट्रेन की वजह से देखो स्टेबिलिटी भी उसकी इफेक्ट हो रही है। ये ब्यूटेन का है, ब्यूटेन में जो एंटी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो एक्लिप्स्ड होगा वो सबसे कम स्टेबल, और जो गुआचे होगा वो जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। साइक्लोपेंटेन मैन जो है अपने सिलेबस में है वो है साइक्लोहेक्सेन। ने ये कहा साशे तनाव सिद्धांत था, उसकी जो कमियां थी उसको इसने दूर किया था, और उसने जो मेन रीजन बताया था बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में कमी का, वो ये था कि भाई बेयर ने ये माना कि साइक्लोहेक्सेन है वो, या दूसरी जो भी साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, प्लेनर होती है। सो जो उसने एंगस्ट्रेन कैलकुलेट किया वो प्लेनर मान करके किया, बट एक्चुअल में ऐसा वहां पर नहीं होता, वो प्लेनर नहीं होगा कि नॉन प्लेनर होंगी, और उसके दो रूप मिलेंगे, दो रूप देखने को मिलते हैं, जैसे आपको आपके बोर्ड पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला ये जो फॉर्म है ये है चेयर फॉर्म, ठीक है। ये जो चेयर फॉर्म है ये मिलता जुलता है किससे, ये मिलता है आपके स्टेगर्ड एथेन की तरह से। दूसरी साइड में उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखा रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपके सबसे राइट हैंड साइड में जो दिखा रखा है ये इसी का चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। अनसब्स्टिट्यूटेड ये साइक्लोहेक्सेन है, और इस साइक्लोहेक्सेन में जो रिंग है वो एंगल और टॉर्सिनल दोनों स्ट्रेन से फ्री है, मतलब इसमें ना तो एंगल स्ट्रेन है ना टॉर्सिनल स्ट्रेन है। क्यों 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 नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, और वो जो एंगल है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। इसमें जो जो
इसमें जो जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो द कॉन्फॉर्मेशन इज हैज अल्टरनेटिंग एटम्स इन ए कॉमन प्लेन एंड टेट्राहेड्रल एंगल बिटवीन ऑल कार्बन्स। तो जो कॉमन प्लेन पर जो एटम्स होंगे वो अल्टरनेट एटम्स पर है। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक के बाद एक एटम्स पर वो सेम रहेंगे। सो ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये कहलाता है चेयर कॉन्फॉर्मेशन। आप इसी को थोड़ा सा और बड़े रूप में देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका इसका जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो, और उसी को न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाया गया, जो कि इथेन के स्टेगर्ड जो सांतरित रूप है उससे मिलता जुलता है। अब इसको ड्रा करने का तरीका, ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो 3 स्टेप है ड्रॉ करने के लिए। तो पहले सबसे पहला जो काम है वो है हमको 2 ऐसे लाइंस प्ले एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करनी है, जो फर्स्ट स्टेप में शो कर रखा है। और वो जो पैरेलल लाइंस हैं वो उनको मतलब एक दूसरे के कंप्लीट पैरेलल नहीं करना, जो उनके एंड है वो एक दूसरे के सामने नहीं होकर के थोड़े से डिस्टेंस पर होंगे, जैसे आप देख रहे हो ब्लैक कलर के हेड है वो। फिर आपको सेकंड स्टेप में ये बताया गया कि कैसे उसको ज्वाइन करना आपको। तो ये थर्ड स्टेप में जाकर के आपका कंप्लीट ये चेयर फॉर्म बन गया। तो इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप भी इसको अच्छे से बना सकते हो, और वो थोड़ा मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। तो बनाना है वो आप इसको जो 2 पैरेलल लाइंस हैं उनको बना करके उसके बाद में आप इसको तिल्ली से भी इमेजिन कर सकते हो, मैचस्टिक से भी मिला करके इसको बना सकते हैं। तो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का। राइट, द चेयर कॉन्फॉर्मेशन हैज 2 काइंड्स ऑफ ऑन द रिंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन में कार्बन है वो सारे के सारे CH2 यूनिट के फॉर्म में, CH2 का मतलब हर एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ये जो 2 हाइड्रोजन है इन दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन को 2 अलग अलग टर्म से बताया जाता है, ठीक है। वो टर्म है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्या बोलेंगे उसको, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल का मतलब हो गया एक्सीय, मतलब जो भी एक्स होगी उस एक्स में वो ओरिएंटेड होगी हाइड्रोजन। और जो दूसरा है वो हो गया एक तरह से आपका, क्योंकि ये इक्वेटोरियल, ठीक है। सो इक्वेटर के साथ में आप इसको विषुवतीय वो भी बोला है, और निरक्षीय भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना। निरक्षीय, नॉन एक्सियल बोल सकते हो या इक्वेटोरियल। सो देखो जो इसमें पिंक कलर वाले जितने भी हाइड्रोजन है, ऊपर वाले डायग्राम कलर और नीचे वाले में पिंक कलर, वो सारे के सारे एक्सियल हाइड्रोजन है। कार्बन पर एक एक्सियल या एक्सियल हाइड्रोजन होगी, तो हर एक कार्बन पर एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन वहां पर होगी, जो कि आपको इसमें दिखाई भी दे रही होंगी। तो जब हम ये डायग्राम बना लेंगे जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो उसके बाद में आप इन हाइड्रोजन की पोजीशन को बता सकते हो। तो एक्सियो क्या करना आपको, सिंपल लाइन में के फॉर्म में स्ट्रेट तो होंगी लेकिन ये ऊपर की ओर या नीचे की प्लेन के एकदम से सीधा ऊपर की ओर या एकदम से, और ये थोड़ी सी क्या होंगी, झुकी हुई होंगी, नीचे की ओर या ऊपर की ओर झुकी हुई होंगी। आप देख भी पा रहे होंगे इसको अच्छे से। तो इन साइक्लोहेक्सेन का जब हम ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाएंगे तो दोनों में ही हमको ये इक्वेटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन की बताना होता है, राइट। जैसे ये इसमें आप और ज्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे, पिंक कलर वाली है वो है एक्सियल हाइड्रोजन, और जो आपकी ब्लूइश कलर वाली है ये हो गई आपकी लिक्विड हाइड्रोजन। इसी को रिंग के फॉर्म में जो दिखाया गया वो देखो लेफ्ट हैंड दिखाया गया। सो जितनी भी आपकी इक्वेटोरियल है वो रिंग पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। रिंग के इक्वेटर पर प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी इसमें,
उसके इक्वेटर पे प्रेजेंट। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हेक्सेन हैज वन एक्सियल एंड वन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के पास में एक इक्वेटोरियल पोजीशन होगी और एक each face of the ring has 3 axial and 3 equatorial hydrogen in an alternating arrangement। तो इसका रिंग का फेस होगा, है ना, हर एक फेस में हमको मिलेंगे 3 कार्बन देखने को मिलेंगे, तीनों कार्बन के ऊपर हर एक के ऊपर एक हाइड्रोजन क्या होंगी, इक्वेटोरियल होंगी। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हमको दिखाई दे रहा है। ये आपको ज्यादा और क्लियर करने के लिए एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को दिखाया गया है, तो आप इसकी हेल्प से इसको सीख भी सकते हैं कि कैसे आपको एक्सियल बनाना। तो आप देख ही पा रहे होंगे एक्सियल या तो ऊपर की ओर है या एकदम से नीचे की ओर है, और वो अल्टरनेट बनाना आपको। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से, जहां से आपको शुरू करना वहां से करके इसको बना सकते हैं। जैसे बताऊं तो आप इसको बना लोगे। जैसे यहाँ पर मान लो मैं बनाऊं आपके लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, दो एक, हाँ ये पहला काम क्या करना, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है दो, ठीक है, एक के बाद दूसरी लाइन बनानी है। ये इनके बीच में थोड़ा सा अपन इनके एंड्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, ये हो गई। अब इसमें लाइन को अपने को जोड़ देना है यहाँ से, और इस लाइन को भी जोड़ देना है अपने को यहाँ से। ठीक है, इसमें लिमिटेशन ये है कि जुड़ेगा नहीं पूरी तरह से, तो अब ये जुड़ गया, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ से इसको नीचे, ओके ठीक है। तो ये बन गया अपना चेयर कॉन्फर्ट। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये स्क्रीन, यस सर। हाँ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से क्या करना है, कोई भी एक एंड, जैसे मैंने ये लेफ्ट वाला पकड़ा, यहाँ से एक नीचे एक ऊपर चले जाओ, ये हो गया। एक ऐसे ऊपर, फिर नीचे, लैपटॉप में बनाने में दिक्कत आती है, फिर नीचे, फिर नीचे और फिर ऊपर। ये बन गया अपना एक्सियल। देखो बिल्कुल ऐसे ही इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सियल, एक नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ये ऊपर, ऐसे बना लेते हैं। और जो इक्वेटोरियल बनेगी, नीचे वाली ब्लू लाइन है उसके पैरेलल ये लाइन बनानी है, एक ये बन गई एक ये बन गई, ये पैरेलल बन गई, यहाँ वाली एस के पैरेलल इसके पैरेलल ऐसे, तो वो पैरेलल लाइंस बनती हैं।
ठीक है ना, तो वो बना सकते हैं। ये एक देखो मैं बता देता हूँ, मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इक्वेटोरियल है, कर्सर दिख रहा है ना आपको? यस सर। ओके, ये इक्वेटोरियल है, ये ब्लू वाली इक्वेटोरियल है, ये किसके पैरेलल है? इसके दूसरे के। ठीक है, ये वाली लाइन ये इस ब्लैक के पैरेलल है। ठीक है, ये है इसके ब्लैक के पैरेलल, तो वो आपको पैरेलल लाइंस बनानी है, तो इक्वेटोरियल सारी की सारी बन जाएंगी। ये हो गया अपना चेयर कॉन्फॉर्मेशन से मिलता जुलता है। अब आता है और चेयर कॉन्फॉर्मेशन है इसका, वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। मतलब जो साइक्लोहेक्सेन है वो मैक्सिमम किसके फॉर्म में आएगी? अगर ये कहा जाए कि आपके पास में 1000 अणु अगर साइक्लोहेक्सेन के हैं, तो उसमें सिर्फ 999 99 होंगे, वो किसके फॉर्म में होंगे? चेयर कॉन्फॉर्मेशन में होंगे, क्योंकि ये ज्यादा। दूसरा जो है आपका वो है बोट कॉन्फॉर्मेशन। क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा, और ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में कम स्थायी होता है। तो इस कॉन्फॉर्मेशन के स्थायित्व का कारण क्या है, कम क्या है इसमें, उसको समझते हैं। तो पहला देखो, इसको अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में शो करेंगे, तो ये क्या होगा? न्यूमैन पा रहे होंगे ये वाला, ये देखो इथेन के एक्लिप्स्ड फॉर्म से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन है। टॉर्सिनल का मतलब क्या हो गया? ग्रुप्स के एक दूसरे से एक्लिप्स करने की वजह से जो स्ट्रेन आता है वो। तो ये एच एच एक दूसरे के ऊपर आ गए, CH2 भी एक दूसरे के पास में आ गए, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन की वजह से ये कम स्टेबल होता है। दूसरा, इसमें जो एक स्ट्रेन है वो फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है कौन से कार्बन पर? कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 4 पर। देखो ये वाली हाइड्रोजन, ये और ये 4 नंबर वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होती है? ये एक दूसरे को अप्रोच करती हैं और एक दूसरे से इनके बीच में कम डिस्टेंस हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल डिस्टेंस होनी चाहिए, जो इनके बीच का जो दूरी होनी चाहिए उससे कम दूरी होती है। तो ये होती हैं, ये जो कंसिडरेबल स्टेरिक स्टेन है वो यहाँ पर स्टेरिक स्टेन होगा। त्रिविमीय तनाव इस बोर्ड फॉर्म के चेयर फॉर्म की तुलना में कम स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। सो 29 किलोजूल पर मोल स्टेबल देन चेयर, ये उसकी तुलना में इतनी कम स्टेबल होती है, 29 जूल पर मोल इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी तुलना में, चेयर कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में। यहाँ पर आपको जो फ्लैगपोल स्ट्रेन है उसको एक्सप्लेन कर रखा है इसमें बोट कॉन्फॉर्मेशन में। ए बी को आप देख सकते हो, ए बी हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से के ज्यादा पास है। इसको ये फ्लैगपोल से मिलता जुलता है, इसलिए इसको फ्लैगपोल स्ट्रेन भी कहा जाता है। इसी में एक ये फॉर्म है ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट है वो क्या होगा? वो बोट कॉन्फॉर्मेशन में थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना, ट्विस्टेड बोट है वो बोट कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। उसके ज्यादा स्थायी होने का कारण क्या है? उसके ज्यादा कारण क्या है? एक तो ये कि ये इनके बीच में आप ए बी के बीच में देख पा रहे होंगे कि दूरी थोड़ी, तो ये जो स्टीरिक स्ट्रेन है वो कम हो गया, जो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर भी आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के पास में कम दूरी है और वही दूरी इनके बीच में बढ़ गई है। तो इसके लिए 23 किलो जूल पर मोल स्ट्रेन है और इसके लिए 29 किलो जूल पर मोल है बोट के लिए। बोट इज लेस स्टेबल देन ट्विस्टेड बोट। ये हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी क्या होगा? ये चेयर की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन बोट सॉरी चेयर की तुलना में कम स्थायी होगा, लेकिन बोट की तुलना में होगा। यहाँ पर ये डायग्रामेटिकली आप देख पा रहे होंगे, मेसन की एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल, राइट। हाफ चेयर जो होगी वो
क्या होगी, सबसे कम स्टेबल होगी हाफ चेयर। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बोर्ड से ज्यादा स्टेबल नहीं, बोर्ड से ज्यादा ट्विस्टेड बोर्ड होता है, लेकिन हाफ चेयर है वो कम स्टेबल है उससे। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है। और जो ट्विस्टेड बोर्ड है ये बोर्ड की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा, बट चेयर की तुलना में कम स्टेबल। सो इसमें साइक्लोहेक्सेन में मेनली जो कॉन्फॉर्मेशन है वो 4 कॉन्फॉर्मेशन होंगे, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट एंड बोट। तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो ज्यादा स्टेबल है वो ट्विस्टेड बोट, और सबसे कम बोल सकते हैं सबसे कम स्टेबल में पहले नंबर पर हाफ चेयर और सब दूसरे नंबर पर हो गई बोट। तो ये इनका एनर्जी का डायग्राम, लोग इसको डायग्राम करके रख लेंगे। यही सेम यहाँ पर बॉल एंड स्टिक मॉडल की हेल्प, इस एनर्जी डायग्राम के लेफ्ट एंड राइट साइड में चेयर कॉन्फॉर्मेशन है और सबसे टॉप पर है हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। सो ये अपना था इसके बारे में, ये था इनके स्टेबिलिटी के बारे में। अब क्यों स्टेबल होंगी, क्यों कम स्टेबल होंगी, वो भी मैंने आपको बताया कि जो बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन होगा उसके केस में क्या होता है, इसमें चेयर फॉर्म में टॉर्सिनल और स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट है उसमें और स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होगा। तो स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में होगा। कार्बन 1 से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, कार्बन 4 से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, उसके केस क्या होगा, स्टेरिक स्ट्रेन होता है, जिसको कि फ्लैगपोल, क्योंकि ये होता है ना फ्लैगपोल, ऐसा उस फ्लैगपोल से, तो इसलिए इसको फ्लैगपोल भी कहा जाता है। As lowest torsional strain as seen in Newman's projection, तो यहाँ पर स्ट्रेन इसमें कम है, राइट, क्योंकि एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं वो। और इसमें जो होगा ये स्टेगर्ड है इसलिए इसमें कम है, जबकि एक्लिप्स होगा उसमें कम, उसमें ज्यादा होगा वो टॉर्सन, आपका बोर्ड फॉर्म है वो इनका। अब अपन आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, ये है 6 मेंबर्ड रिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंटली इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये तो ग्लूकोज मतलब हो गए, तो देखो डी ग्लूकोज का ये कॉन्फॉर्मेशनल डायग्राम। इस डी ग्लूकोज में जो ओ ग्लूकोज का मैंने आप लोगों को बता रखा फॉर्मूला, तो ये इसका साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने OH हैं वो सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे इक्विटोरियल पोजीशन। ये हो गया आपका स्टीरॉयड स्ट्रक्चर। सो अपने सिलेबस में ये इसके बारे में ज्यादा नहीं है, बट अपने जो सिलेबस है उसके अंदर इसके सब्स्टिट्यूटेड हेक्सेन के बारे में, सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई एक हम क्या लेके आ जाए, प्रतिस्थापी लेकर के आ जाए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो उस एक प्रतिस्थापी Y यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये है इक्विटोरियल पोजीशन पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर है ये एक्स पोजीशन पर। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्थायी होगा वो कौन सा होना चाहिए आपके अनुसार? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है महिमा? यस सर। बताओ बेटा कौन सा इसमें से ज्यादा स्थायी होना चाहिए, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? कोई और भी बताना चाहे तो बता सकता है।
हेलो, आप में से कोई और भी अगर बताना चाहे तो बता सकता है इन दोनों को देख करके। फेकन, देवेंद्र, खुशी, देविका, मधुलिका, घासीदास, आप में से कोई भी बताना चाहे। आप अनुमान भी लगा सकते हैं कौन सा ज्यादा स्थायी होना चाहिए, देख करके बता सकते हैं। बताओ जल्दी से बताओ, लेफ्ट वाला होगा कि राइट वाला होगा। इज इक्विटोरियल लिखा हुआ है एक तरफ तो, और एक तरफ लिखा हुआ है वाई इज एक्सियल, तो ये तो है निरक्षीय। होगा निरक्षीय होगा कि अक्षीय होगा। निरक्षीय। और बेटा सही बताया, बिल्कुल सही बताया, आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे दिख रहा है देखिए में, ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए ही प्रतिस्थापी रिंग पर है पोजीशन पर होना चाहेगा, वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होना चाहेगा। सो इक्विटोरियल इज निरक्षीय है वो अक्षीय की तुलना में ज्यादा स्थायी होगा। ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल की अगर एक ही जुड़ा हुआ है तो, और ये आप इसमें भी देख पा रहे हो जी वैल्यू के बेसिस के ऊपर भी। एक तरफ इक्विटोरियल है, एक तरफ एक्सियल है। द इक्विलिब्रियम thus is 0.5 at room temperature favoring the equatorial for the methyl group। ठीक है ना। सो जो डेल जी की वैल्यू है इक्विटोरियल कन्वर्जन के लिए वो 1.74 है मिथाइल ग्रुप के लिए। डेल जी विल बी एज द साइज ऑफ द सल्फेट इंक्रीज, मतलब डेल जी का मान है, डेल जी क्या मुक्त ऊर्जा है, इस मुक्त ऊर्जा का मान ज्यादा होता चला जाएगा। कैसे, जैसे जैसे आप, क्योंकि डेल जी का मान जो है वो यहाँ पर इक्विटोरियल पोजीशन पर CH3 से एक्सियल पोजीशन पर CH3 में 1.74 प्लस में आ रहा है। डेल जी का मान अगर प्लस में आता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्वतः नहीं होता है। डेल जी अगर नेगेटिव है, मुक्त ऊर्जा यदि ऋणात्मक है, तो वो प्रक्रिया स्वतः प्रक्रिया होती है। तो इसमें स्वतः कौन सी आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रक्रिया होगी ऑपोजिट साइड वाली, ये क्या होगी, स्वतः प्रक्रिया होगी, क्योंकि यही मान -1.74 हो जाएगा। और ये मान जब आप CH3 की जगह पर कोई दूसरा इथाइल लेते हो, प्रोपाइल लेते हो, ग्रुप लोगे, तो डेल जी का मान है वो ज्यादा होता चला जाएगा। सो ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ इक्विटोरियल है वो ज्यादा ज्यादा स्थायी है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जैसे वैल्यू इसमें दी गई है तो ये आपको इसमें से समझ में आ रही होंगी। बट आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे इसकी जगह पर मिथाइल की जगह इथाइल ले आए, या हम आइसोप्रोपाइल लेकर के आ जाएं, या टर्सरी ब्यूटाइल ले आए, तो ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज फर्दर होती जाती है। अब ये सेम यहाँ पर शो कर रखा है कि जब रिंग पर, यहाँ पर इस केस में CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर क्या है C2H5 की, यहाँ पर CH2 C2H5 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, और इसके केस में जो है वो ब्यूटाइल है। तो जब ये ग्रुप यहाँ पर आते हैं और इक्विटोरियल पोजीशन पर अगर होंगे तो उनका ओरिएंटेशन इस टाइप से हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस CH3 दोनों हाइड्रोजन से दूर ओरिएंटेड है। With an ethyl substituent, if the extra CH3 is pointed towards 1,3 hydrogen, can rotate to move away steric similarity। इसके साथ में मिथाइल के साथ में सिमिलरिटी शो करता है, जैसे मिथाइल के केस में हो गया, वैसे ही जो CH3 है वो दूर, इससे दूर चले जाएंगे, ये जिसमें इसमें देख रहे होंगे आप, इन दोनों हाइड्रोजन से, जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन का कॉन्फर्मेशन। जो प्रिफर्ड होगा उसमें क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O होगा आपका, वो C डबल बॉन्ड O इस टाइप से ओरिएंटेड रहेगा, वो दोनों में सेम है, बट R की जो पोजीशन होगी वो प्रेफर्ड क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, उसमें वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल जो होगा वो ये इस पोजीशन में होगा।
अब आते हैं अपन नेक्स्ट अपना उस पर, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों, ठीक है, जुड़े हुए हों, उस स्थिति में वो कैसे रहेंगे? तो कि आपके पास में एक साइक्लोहेक्सेन है, उस पर दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो उन दो मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। क्या क्या हो सकती है पोजीशन? वो क्या हो सकते हैं? दोनों पास के कार्बन पे हो सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे, वो एक कार्बन छोड़ करके हो सकते हैं, उसको बोलेंगे हम 1,3 और 1,4। ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। समझ में आया? तीन स्थितियां ये हो सकती है, 1,2 1,3। तो दोनों मिथाइल एक्सियल, तो उसको हम ट्रांस, एक्सियल एक्सियल हो या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल हो, हम ट्रांस। एक ही कार्बन पर भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें तो कुछ बात ही नहीं करनी, एक पर होगा तो एक मिथाइल इक्विटोरियल हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। तो अगर एक का दो पास वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो, तो अगर दोनों एक्सियल एक्सियल हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या? ट्रांस। और अगर वो एक्सियल इक्विटोरियल है, एक एक्सियल है दूसरा इक्विटोरियल, तो उसको बोलेंगे हम सिस। पर अगर है, तो अगर एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल है, तो उसको हैं हम, उसको भी बोलते ट्रांस। और होगा तो फिर से एक्सियल एक्सियल होगा वो ट्रांस होगा, या इक्विटोरियल होगा वो ट्रांस होगा। तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल आपको पता है ज्यादा स्टेबल होगा। जिसकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो 1,2 पोजीशन पर एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल है, सिस। ठीक। और 1,3 पर अगर एक्सियल एक्सियल है या इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, राइट। और 1,4 पर एक्सियल इक्विटोरियल, ये बच्चों समझ में आ रहा है क्या आपको? एक्सियल इक्विटोरियल तो क्या हो जाएगा? वो सिस। तो वन अगर एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है रिंग पर, वो क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। और अगर दो होंगे तो वो किस प्रकार से ओरिएंटेड है? क्या दोनों पास के कार्बन पर हैं, या एक कार्बन छोड़ करके हैं, या दो कार्बन छोड़ करके हैं, उस पर डिपेंड करेगा वो कि कोई किस टाइप के उसमें समावयवी बनेंगे। वहां पर एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल किस प्रकार से वो है। इक्विटोरियल इक्विटोरियल होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सियल तो एक ही बात हो गई ना। तो और अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन दोनों समान नहीं है, एक इथाइल है एक में, तो जो बड़ा ग्रुप रहेगा वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होगा और छोटा समूह होगा वो होगा। तो इस प्रकार से आप उसमें ज्यादा स्थायी जो कॉन्फॉर्मर है वो उसमें बना सकते हैं। ठीक है। सो ये था इनके स्टेबिलिटी से रिलेटेड कि अगर आपके पास में प्रतिस्थापी हो तो आप कैसे उसको कैसे आप देंगे, है ना। एक प्रतिस्थापी होगा तो इक्विटोरियल पे रखेंगे हमेशा, दो प्रतिस्थापी होंगे तो उनको कैसे रखेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? अगर वो एक पास वाले कार्बन पर है तो आप क्या करेंगे, उनको एक को इक्विटोरियल रख देंगे। दो समान समूह है तो दिक्कत ही नहीं है, अगर असमान है तो बड़े को इक्विटोरियल पर छोटे को एक्सियल पे रखना, राइट। सो अगर कुछ दिक्कत है तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं। सो अपनी क्लास का टाइम हो गया पूरा, अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे।